हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? जो है आपसे मैंने बताया था कि अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो एवरेज स्पीड पे होगा, औसत चाल पे। तो उसी क्रम में मैं आज आपको औसत चाल के बारे में बताऊंगा और आप ध्यान से पढ़िएगा उसे, फिर देखिएगा कि आपको डिफरेंट क्या लगता है। ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको डिफरेंट क्या लगा, अलग क्या लगा। तो एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम आपका गलत होने वाला नहीं है। क्या तरीका है, कैसे करेंगे, इस पे मैं आपको डिस्कस करूँगा, डिटेल में डिस्कस करूँगा। बस आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। यानी टोटल डिस्टेंस को अगर टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एवरेज स्पीड प्राप्त हो जाती है। यही है औसत चाल कि हमने कितनी दूरी तय किया और कितना समय लगा। जैसे हमने 300 किलोमीटर की दूरी तय किया और हमें 5 घंटे लगे, तो 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी एवरेज स्पीड हो गई। ये औसत चाल का मतलब हुआ। हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनमें औसत चाल से संबंधित 2 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, औसत चाल से 2 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये 2 तरीके क्या हैं, इस पे एक बार मैं आपको समरी कर देता हूँ। पहला तरीका तो ये है कि जब दूरी निश्चित हो, जब दूरी निश्चित हो, और दूसरा तरीका पूछा जाता है जब दूरी निश्चित ना हो, जब दूरी निश्चित ना हो। दूसरा तरीका ये हो गया जब दूरी निश्चित हो और जब दूरी निश्चित ना हो। 2 तरह के एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आते हैं। अब आज इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इस पे डिस्कस करूंगा जब दूरी निश्चित हो। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि हमारे जो लेक्चर्स होंगे, जो वीडियो होंगे, वो 15 से 20 मिनट के होंगे। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो उबाऊ हो जाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो पता नहीं किस परिस्थिति में कहाँ हम बैठे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो बहुत लंबे वीडियो, और हो सकता है कि एट ए टाइम हमारे पास कॉपी पेन ना हो, तो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, एक चीज़ को देखते हैं और वो हमारे मन मस्तिष्क पर बैठ जाती है। फिर आप उसको आकर के अपने रजिस्टर पर दर्ज कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो आप देखते हैं। छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा उपयोगी होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं और थोड़ा हमें उबाऊपन से बचाते हैं। तो जब दूरी निश्चित हो और जब दूरी निश्चित ना हो, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। आज इस पे बात करते हैं जब दूरी निश्चित हो। इसे हटा दे रहे हैं। जब दूरी निश्चित हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति A से B तक जाता है और B से A तक वापस आता है। यानी जो दूरी उसे A से B तक जाने में तय करनी पड़ेगी, एग्जैक्टली वही दूरी B से A तक वापस आने में तय करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट, एक व्यक्ति लखनऊ से नई दिल्ली, एक व्यक्ति लखनऊ से नई दिल्ली जाता है और नई दिल्ली से लखनऊ वापस लौटता है। लखनऊ से गोरखपुर जाता है, गोरखपुर से लखनऊ लौटता है। या वह घर से कार्यालय जाता है और कार्यालय से घर लौटता है, या घर से विद्यालय जाता है और विद्यालय से घर लौटता है। या एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान के चारों ओर दौड़ लगाता है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज के चारों ओर दौड़ लगा रहा है एक धावक इस स्पीड से, उसकी एवरेज चाल क्या होगी? यहाँ भी दूरी निश्चित है। या एक व्यक्ति एक वर्गाकार पथ पे सफ़र करता है, तो यहाँ भी दूरी निश्चित है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमें डिसीजन लेने में जरा से भी देरी नहीं लगेगी कि क्या दूरी निश्चित है। यदि दूरी निश्चित है तो आप इस तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये उसमें चला जाएगा जब दूरी निश्चित ना हो। तो आज हम आपसे इस लेक्चर में केवल ये बात करेंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकालें जब दूरी निश्चित हो।
ये फार्मूला कॉमन रूप से दोनों में लागू होगा, जब दूरी निश्चित हो और जब दूरी निश्चित ना हो। क्यों? क्योंकि औसत चाल का मतलब ही होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब डिसीजन लेने में देर नहीं लगेगी कि कैसे कहेंगे कि दूरी निश्चित है। घर से विद्यालय, विद्यालय से घर, घर से कार्यालय, कार्यालय से घर, या लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ। या एक आपसे ये भी कोई कह सकता है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण यात्रा को 2 समान भागों में बांट दिया, तो दोनों दूरियां क्या हुई? बराबर हो गई। एक व्यक्ति अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 समान भागों में बांट देता है, तो क्या हुआ? दूरी बराबर हो गई। यानी ये डिसीजन आपको लेने में कतई देर नहीं होनी चाहिए कि क्या दूरी बराबर है। तो आइए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एवरेज स्पीड का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे उसे सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए सॉल्व करने का। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, एक कार चालक लखनऊ से कानपुर, एक कार चालक लखनऊ से कानपुर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। फुल स्टॉप। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? राइट, ये आपके सामने प्रश्न आ गया। एक कार चालक लखनऊ से कानपुर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? यहाँ हम आपको विकल्प भी सुझाव देते हैं। ए आंसर इसका है 25 किलोमीटर पर आवर, बी आंसर है 26 किलोमीटर पर आवर, सी आंसर है 24 किलोमीटर्स पर आवर एंड डी आंसर है 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरह से आपकी परीक्षा में ऑप्शन भी होता है, विकल्प भी होता है। जो केवल औसत को जानता है, औसत चाल को नहीं जानता है, तुरंत उसके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि भाई ए सही है, 30 और 20 को जोड़ देगा और 2 से डिवाइड कर देगा, तो 50/2 करके आंसर 25 किलोमीटर पर आवर दे देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। कतई ये आंसर नहीं होगा। तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये एवरेज स्पीड नहीं हुई, आपने चालों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया है। औसत चाल तो होती है कुल दूरी बटे कुल समय, तो आप इसे हटा देंगे। फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसके लिए हमने ट्रिक्स पढ़ी है, काफ़ी टीचर्स ने हमें ट्रिक्स बताया है, काफ़ी किताबों में लिखा हुआ है, ट्रिकी मैथ में लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि वो ट्रिक क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई औसत चाल का फार्मूला है। जब औसत चाल पूछी जाती है तो बच्चे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं और जवाब देते हैं। देखिए 2 × 30 × 20/50 जुड़ जाएगा और ये कट के आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर सी ये सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन ये ट्रिक्स जो आपने पढ़ी हैं क्या ये हर जगह अप्लाई हो जाएगी? क्वेश्चन में डाइवर्जन हो जाएगा या क्वेश्चन मॉडिफाइड कर दिया जाएगा तो क्या अप्लाई हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगी। आगे ये ट्रिक्स आपकी फेल होने वाली है, तो ऐसी ट्रिक्स कतई नहीं पढ़ेंगे, ऐसा तरीका कतई नहीं पढ़ेंगे जो हल्के से डाइवर्जन को एक्सेप्ट ना कर पाए और हमें सरेंडर होने पे मजबूर कर दे। हम तरीका वो अप्लाई करेंगे जिससे हम बेहतर तरीके से कर सकें। तो वो तरीका क्या है उस पर बात करते हैं। आप ध्यान से देखें, एक चीज़ तो कंफर्म में है कि दूरी निश्चित है, क्योंकि लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ उसका सफ़र है, यानी दूरी निश्चित है। आप देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 30 की चाल से वापस लौटता है। इन दोनों से इस तरह से लाइन लेकर एलसीएम लिखेंगे और इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा।
अब ये 60 क्या है, हमने इमेजिन किया है कि कानपुर से लखनऊ की दूरी 60 किलोमीटर है, ऐसा मानते हैं। माना 100 या माना x, ये हमें ज़रूरी नहीं कि हम 100 और x लेकर के चले, क्योंकि बचपन से हमारी आदत पड़ी हुई है और हमें यही पढ़ाया गया है कि जब बीजगणितीय मेथड से कर रहे हैं तो माना x और अंकगणितीय मेथड से कर रहे हैं तो माना 100। देखिए अगर हम 100 यहाँ पे मानते तो जटिलता पैदा होती, 100 इससे कैलकुलेशन हार्ड हो जाता, तब फिर आपके वहीं के वहीं मैटर फंस जाता और आप परेशानी में आ जाते। तो दोनों का एलसीएम लिया हमने, 60 हो गया, एक डिस्टेंस 60, दूसरी डिस्टेंस 60 हो गई, यानी कानपुर 60 जाना और 60 आना, टोटल डिस्टेंस हो गई 120 किलोमीटर। तो कुल दूरी 120, जाने में हमें 20 की हैसियत से 3 घंटे लगे और लौटने में 2 घंटे लगे, यानी टोटल 5 घंटे, और इसे 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से जवाब दे सकते हैं, 24 किलोमीटर पर आवर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, आप यही ले लीजिए। एक कार चालक लखनऊ से कानपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है। आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया, केवल स्पीड को कन्वर्ट कर दिया है। तो लखनऊ से कानपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। इसे आप लखनऊ से गोरखपुर लिख लीजिए, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में सोच रहे होंगे कि लखनऊ और गोरखपुर की दूरी अलग कहाँ से हो गई। ठीक है, लखनऊ और कानपुर, तो लखनऊ और गोरखपुर कर लेते हैं। अभी ठीक लग रहा है देखने में। लखनऊ से गोरखपुर 60 की चाल से जाता है, 100 की चाल से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपका समय ना बर्बाद हो और वीडियो छोटा बना रहे। आप देखिए 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड 100 किलोमीटर्स पर आवर। तुरंत एलसीएम लेंगे। 60 और 100 का एलसीएम लेने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको बता दें कि 60 और 100 का एलसीएम लेने के लिए आप कतई इस तरह से मत शुरू हो जाइए, क्योंकि ये बचपन में हमें पढ़ाया गया था और कंपटीशन में अगर हम इस तरह से करने लगेंगे, वो लर्निंग पीरियड था, बच्चे को सिखाया जाता है धीरे धीरे। यहाँ पर ये करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या है? इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन है 20। ये 3 बार कट गया और ये 5 बार। ये दोनों सहअभाज्य हैं, यानी को प्राइम। तो ये पेन घुमाइए और ये एलसीएम हो गया। 5 तिहाई 15 दूनी 30, यानी एलसीएम हो गया 300। तो लखनऊ और गोरखपुर की दूरी क्या हो गई? 300। ये मान लिया, इमेजिन कर लिया, 100 नहीं माना। अगर 100 मानता तो प्रॉब्लम क्रिएट होती, और 100 मानना हमारी कोई बाध्यता नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। डॉक्टर ने नहीं बताया कि आप 100 मानिए, जो उचित होगा वो माना 300 किलोमीटर। तो 300 जाना और 300 आना, 600 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई। हम 5 घंटे में गए और हम 3 घंटे में वापस आ गए। टोटल टाइम 8 घंटे, 8 सत्ते 56 और 8 पंच 40, 75 किलोमीटर पर आवर। ये आपका अच्छा सा आंसर आ गया। यहाँ तक आपकी ट्रिक्स लागू हो जाएगी। 2xy अपॉन x प्लस वाई, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, लेकिन आगे यकीन मानिए आपकी ट्रिक्स लागू नहीं होगी, फेल हो जाएगी। आप परेशान होंगे कि अब साहब इसको कैसे हल करें। तो आगे आते हैं और इसी फॉर्मेट पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं जिसमें हम 3 यात्राएं आपको दिखाएंगे, और वो 3 यात्राएं कैसी हैं ध्यान से सुनिएगा। एक बस चालक अपनी संपूर्ण यात्रा को, एक बस चालक अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 समान भागों में बांटकर, 3 समान भागों में बांटकर क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। फुल स्टॉप। उसकी औसत चाल क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? औसत चाल क्या है?
राइट, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपकी ट्रिक्स तो फेल हो गई। 2xy अपॉन x प्लस वाई कहाँ रखेंगे? यहाँ पे तो टोटल 3 डिस्टेंस हो गई और तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं क्योंकि अपनी संपूर्ण यात्रा को 3 समान भागों में बांटता है, यानी डिस्टेंस इक्वल है। लेकिन 2xy अपॉन x प्लस वाई नहीं लगने वाला है, आंसर नहीं आने वाला है। अब और ट्रिक्स पढ़ेंगे तो जटिलता बढ़ती जाएगी और ट्रिक्स आपको परीक्षा में याद नहीं आएगी, और याद भी आएगी तो आधी अधूरी और गलत याद आती है। अब क्या करेंगे, हम अपने पैटर्न पे चलेंगे। उसकी संपूर्ण यात्रा ये थी, उसने 3 समान भागों में इस तरह से बांट दिया, 15, 30 और 40। एलसीएम लेंगे 15, 30 और 40 का। 15, 30, 40 का एलसीएम यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब आप देखिए, एक पॉइंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे 15, 30 और 40 का एलसीएम लेना है तो 30 एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 कॉमन है। तो जब 30 में 15 कॉमन है तो एलसीएम लेते समय हम इसे न देखकर इन दोनों को देखेंगे, और इन दोनों का जो एलसीएम होगा एग्जैक्टली वो इन तीनों का एलसीएम होगा। तो 120 किलोमीटर की वो एक डिस्टेंस है, टोटल 3 डिस्टेंस है, और 3 डिस्टेंस 1, 2, 3 यानी 360 किलोमीटर। अब क्या करेंगे, 15 की चाल से 120 यानी 8 घंटे लगेंगे। 15 × 120, 3 चौक 12, 4 घंटे, और 4 तिहाई 12, 3 घंटे। 4 3 7 8 15, टोटल टाइम 15 घंटे। 15 दूनी 30, 15 चौको 60, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ये खूबसूरत सा आपका आंसर आ गया, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और कोई ट्रिक्स अप्लाई नहीं किया, वही तरीका था, तरीके में भी बदलाव नहीं किया। आप थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी प्रैक्टिस से इस तरीके पे कमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल करके आपसे बात करता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, आपसे मैंने बताया था कि एक बार में मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करूंगा, क्योंकि उस टॉपिक पे हमें कमांड होना चाहिए कि अगर एग्जामिनेशन सेंटर पे उस क्वेश्चन पे हम अपना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं तो परिणाम सकारात्मक आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन भी करें, समय भी बर्बाद करें और उत्तर उसका गलत निकालें। तो जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन प्रॉपर समझते हुए पढ़ेंगे, आधा अधूरा नहीं पढ़ेंगे, उससे क्या होगा, सिर्फ लॉस होगा हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये चौथा क्वेश्चन होगा। एक हवाई जहाज एक वर्गाकार पथ पर एक हवाई जहाज एक वर्गाकार पथ पर क्रमशः 200 किलोमीटर प्रति घंटे, 400 किलोमीटर प्रति घंटे, 600 किलोमीटर प्रति घंटे व 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ान भरता है। फुल स्टॉप। हवाई जहाज के, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, आधा अधूरा नहीं। हवाई जहाज की औसत चाल क्या है? औसत चाल क्या है? ये क्वेश्चन मार्क लग गया। सवाल पढ़ देता हूँ। एक हवाई जहाज एक वर्गाकार पथ पे जिसकी चारों दूरियां बराबर हैं, दूरियां 4 हैं और चारों इक्वल हैं, मीन्स स्क्वायर, वर्गाकार पथ। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग। हवाई जहाज जो उड़ान भर रहा है प्रत्येक विमा पे 200 किलोमीटर प्रति घंटे, 400 किलोमीटर प्रति घंटे, 600 किलोमीटर प्रति घंटे और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हवाई जहाज की औसत चाल क्या है? आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, आधे पे ना छोड़ें, और जब आप पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, क्योंकि सफलता का मूल मंत्र ही है कि धैर्य और लगन। मैं जब से भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि धैर्य रखें और लगन रखें। अगर आपने डिसीज़न लिया है कि मुझे करना है तो फिर बैक फुट पे मत आइए, अदरवाइज आप शुरुआत नहीं करते। अगर आपने शुरुआत किया है तो आप बैक फुट पे मत आइए, सफलता आपके पक्ष में होगी, सफलता आपके साथ होगी।
तो आप पेशेंस रखें, आधे अधूरे पे उसे छोड़ें नहीं, आप लास्ट तक देखें। नेक्स्ट टाइम एवरेज स्पीड का सवाल किसी भी परीक्षा में कभी भी किसी भी स्टेप पे आपको करने का मौका मिलेगा, आपका सवाल गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तरीका हमारा वही होगा, तरीका चेंज नहीं है। आपका वर्गाकार पथ पे दौड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, इसका मतलब कि चारों दूरियां समान हैं। ठीक है, हमने लिख लिया 200, 400, 600 एंड 800। अब इनका एलसीएम लेंगे, पहले भी एलसीएम लेते आ रहे हैं। कोई भी फार्मूला नहीं बना, कोई भी ट्रिक्स नहीं बना जो इस सवाल को सॉल्व कर दे, क्योंकि ट्रिक्स बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। दूर दूर तक ट्रिक्स का यहाँ से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो तरीका आप पढ़ रहे हैं उसका तो अभी भी संबंध एज इट इज़ बना हुआ है। अब आप देखिए, ये 800 है, इसमें 400 और 200 अपने आप कॉमन है, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए प्रेक्षणों द्वारा पूरी तरह से विभाजित हो जाए, शेष ना बचे। तो जिसको 800 विभाजित कर देगा, क्या 400 और 200 नहीं कर पाएगा? ये गार्जियंस मौजूद है, ये बच्चे हैं। जब गार्जियंस प्रतिनिधित्व कर रहा है तो बच्चों की ज़रूरत नहीं है। बड़ी ही प्रैक्टिकल भाषा है, बहुत ही साधारण तरीके से बात कर रहा हूँ। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है और 2 जीरो आप लगा लीजिए, एलसीएम हो गया 2400। यानी एलसीएम निकालने के लिए आपको लिखने नहीं जाना है, आप सीखते रहिए। बीच बीच में मैं आपसे बात करता रहूँगा और 4-6 लेक्चर्स के बाद आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। फिर एलसीएम निकालने के लिए आप लिखने नहीं लगेंगे। 2400 आ गया। टोटल डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, चूँकि वर्गाकार पथ था तो 4 से हम 2400 को गुणा जब कर देंगे तो ये 9600 हो जाएगा। 24 चौको 9600। टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? 9600 किलोमीटर। 200 की स्पीड से चलोगे तो आपको 12 घंटे लगेंगे। 400 की स्पीड से चलोगे तो 6 घंटे लगेंगे। 600 की स्पीड से चलोगे तो 6 चौको 24, 4 घंटे लगेंगे। और अगर 800 की स्पीड से चलोगे तो 3 घंटे लगेंगे। तो 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 3 25। टोटल टाइम कितना हो गया? 25 आवर, 25 घंटे हो गया। अब आप कुल दूरी को कुल समय से भाग देंगे तो 25 तियाँ 75 हो गया। 25 तिया 75 हो गया, यहाँ पे 21 बच गया जीरो। 25 अट्ठे 200 और 25 चौको 100, 384 किलोमीटर प्रति घंटे, ये इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो आपने देखा कि एक ही तरीके पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए और अभी तक मैंने सैकड़ों पेपर का ऑब्जर्वेशन किया, परीक्षण किया, तो पाया कि सवाल इससे बाहर नहीं है। बस 2 बातें हैं, एक दूरी निश्चित हो और एक दूरी निश्चित ना हो। तो जब दूरी निश्चित हो तो एवरेज स्पीड का सवाल इस तरह से करेंगे और जब दूरी निश्चित ना हो तो कैसे करेंगे, इस पे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग इत्मीनान से देखें, धैर्य को बनाए रखें और मैथ को समझें, उसे सीखें, उसे लर्निंग करें। आप यकीन मानिए कि आपका मैथ का सेक्शन बहुत अच्छा होने वाला है। मैंने आपसे बताया था कि ये क्वालिफाई करने के लिए नहीं तरसना है, बल्कि मेरिट ऑर्डर लिस्ट बनते समय ये निर्णायक भूमिका निभाएगा। यानी मैथ से हम मेरिट बनाएंगे, आपको मैं बॉटम से टॉप पर मैथ पे ले चलूँगा और बिल्कुल मुस्कराते हुए पेपर करते समय आपकी स्माइल नहीं जाएगी चेहरे की। तो निश्चित रूप से आपको अपना तरीका बदलना है, आपको अपना पैटर्न बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे बात करूँगा, अगले टर्म्स में अगले वीडियो में बात करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।